जी, मेरी आवाज बच्चे आप लोगों को आ रही है? सब लोग एक दफा हैंड रेस कर दें इफ दे आर एबल टू लिसन मी। चलें। अच्छा बच्चे, हमारा जो है ना पेपर अटेम्प्टिंग की एसेंशियल्स पे, बेसिक्स पे जो है वो हमारा लेक्चर है आज का। और बेसिकली पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन कौन से जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको वन बाय वन जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं और पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले आपने तीन कुछ चीजों पे ख्याल रखना है जो बेसिक्स हैं। बेसिक्स मींस कि आपने प्रैक्टिस किस चीज के ऊपर करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको ओरिजिनल वही वाली शीट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो एफपीएससी अपने पेपर्स में जो है वो आप लोगों को देती है। पीएमएस में, सीएसएस में, या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जहां पर थ्योरेटिकल बेस्ड आपने जो है वो पेपर देना होता है, सो इट इज बेटर कि आप जो है वो उसी पेपर के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें जो कि आपको पेपर में दिया जाएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर की क्वालिटी क्या है और बाकी तमाम मामला जो है वो, और आप यूज टू हो जाएंगे एक खास किस्म के पेपर के ऊपर लिखने से, जैसे हम यूज टू हो जाते हैं खास किस्म के बॉल पेन से लिखने के या पेन से लिखने के। सिमिलरली इसी तरह हम एक नोटबुक जो होती है, कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज की होती है, कुछ लो क्वालिटीज की होती हैं, तो हमारे लिए अपने आप को उनसे यूज टू करवाना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। वो पेपर बच्चे पाताल से मिलेगा या जो है वो हमें जाना पड़ेगा जन्नत में। वो पेपर आपको मिलेगा उर्दू बाजार से, आपके सिटीज में जाके जो है वो उन्हें कहेंगे जी टेस्ट पेपर जो है वो आप दे दें, तो वहां से मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर्स आप उनसे कह दें और चेक करें कि पेपर जो है वो चले। उसके बाद ये पेपर जो है ना आपको मिल जाएगा आपके अपने सिटी से। तो मेजर जो चीज ये है कि आप टेस्ट पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, और उसके बाद फिर हम जो है वो बाकी चीजों की तरफ आएंगे। तो ये काम आपने याद रखना है कि कोई रफ रजिस्टर ना हो आप लोगों की पेपर की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मतलब वो जो होता है ना, बच्चे रजिस्टर खोल के वो 60 रुपए का रजिस्टर आता होता था उसको उल्टा फोल्ड कर लेते हैं और उसी पे लिख रहे हैं, एक एक पे एक साइड से लिखा जा रहा है और दूसरे पे जो है वो लिखा ही नहीं जा रहा। ये वाला काम नहीं करना। किसी भी बच्चे ने अपनी आंसर्स की जो प्रैक्टिस करनी है, या जब मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, तो किसी भी बच्चे का मुझे आंसर इस तरीके से मिला हुआ कि उसने जो है वो साइड से पेपर फाड़ के, और जो है वो ना पता चल रहा है कि उसका सर किधर है पैर किधर है, आधी हेडिंग नजर आ रही आधी नहीं नजर आ रही, वो आंसर शीट उसी वक्त मैं उठा के बाहर मारूंगा, मैंने चेक नहीं करना उसको। ठीक है, विदाउट लाइंस वाला कौन सा, कभी एफपीएससी में विदाउट लाइंस वाला पेपर भी आपको दिया आंसर्स अटेम्प्ट करने के लिए? आपने लाइंस वाले पे अटेम्प्ट करना है। तो बेसिक्स आपने के सबसे बेसिक काम जो है वो आपने ये करना है। दूसरी चीज, आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपसे पूछा क्या गया है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, सवाल क्या पूछा गया है, आपने उसका जवाब क्या देना है। अब इसका लिंक जो है ना आपके कंटेंट के साथ भी बनता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, what are the factors responsible for the mounting inflation in Pakistan. Moreover, discuss the possible solutions for Pakistan to combat this rising inflation. अब यहां पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपसे तीन चीजें पूछी जा रही हैं। वन, इन्फ्लेशन है क्या? सेकंड, इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या है? एंड थर्ड, इन्फ्लेशन को रोकना कैसे है, पाकिस्तान कैसे रोक सकता है। आपसे ये तीन चीजें पूछी जाएंगी। whenever your examiner is checking your answers, वो ये तीन चीजें देखेगा कि आपने ये तीन चीजें एड्रेस की है या नहीं की। मिसाल के तौर पे, आपने अगर अपना पेपर अटेम्प्ट किया और उसमें आपने एक हेडिंग बनाई, इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग बनाई, इश्यूज की, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की फिर एक हेडिंग बनाई आपने, वे ये जो है वे फॉरवर्ड किससे कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद आप जो है वो एंडिंग रिमार्क्स या कंक्लूजन की तरफ चले गए, तो ये आपका एक प्रॉपर आंसर का पैटर्न होगा जिसे एग्जामिनर देख रहा होगा।
लेकिन अगर आप इसमें अननेसेसरीली बेतुकी चीजें डालना शुरू कर दें, हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान और अजीब अजीब सी और हेडिंग जिनकी कोई लॉजिक नहीं है, जिनकी कोई सेंस नहीं है, जो आपसे पूछी नहीं गई, तो वो जो है ना आपके सवाल की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको वीक करेंगे। ये शो करेंगे कि आपको सही तरीके से सवाल समझ नहीं आया और आपको जितना भी रट्टा आपने लगाया था वो सारे का सारा आप इसी में डाली जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, एक तो आप जरा ना खामोश हो जाएं। ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है या नहीं लिखना, पहले मैं हर चीज का आंसर कर रहा हूं ना, तो आप लोग इस तरह बीच में सवाल करेंगे तो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं मैं चला सकता। मैं हर चीज का आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग तसल्ली से इसको सुन लें, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछें। तो क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन आप कभी भी सही आंसर नहीं लिख सकते, चाहे आपने जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हो, जितने मर्जी जो है वो आप आंसर्स को सही तरीके से समझते हो, बट अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जितना मर्जी डाटा आपने तैयार किया हो, आप सवाल सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन स्किल्स आप लगा लें, जितनी मर्जी आप जो है वो क्या कहते हैं डायग्राम्स बना लें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने सही चीज जो आपसे पूछी गई उसको एड्रेस नहीं किया। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो ये दूसरा बेसिक चीज होती है आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तीसरी चीज होती है स्पीड। स्पीड, आपने पेपर में कितने सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं? 4, और पीएमएस में 5। ठीक है, सीएसएस में 4 और पीएमएस में 5। आपका कुछ स्ट्रक्चर यूं होता है क्वेश्चन का, आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर 20 एमसीक्यूज, और उसके बाद आपका 2.5 आवर जो है वो होता है किसके लिए? वो 80 मार्क्स के जो है वो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए। 2.5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 2.5 घंटे में मिनट्स आपके होते हैं 2 घंटे और 10 मिनट। नहीं, 2 घंटे 10 मिनट नहीं, 1 घंटा और 50 नहीं, उल्टा बता गया हूँ। 2 घंटे में होते हैं आपके 120 मिनट। हाँ, और ये हो गए आपके को 150 मिनट। 150 मिनट होते हैं, सॉरी मैं उल्टा बता गया था, इसका 150 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 150 मिनट में आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने। तो एवरेज एक सवाल को कितने मिनट्स देने चाहिए आपको? आपके ख्याल में अगर हम सबको इक्वल वेटेज देंगे तो कितने मिनट देने चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 35 to 36 मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली 36 अगर हम लगा के चलेंगे तो तकरीबन 142-143 मिनट जो है वो हमारे लगेंगे। एवरेज 35 कर ले, बट थोड़ा सा हम उसको आगे 36 तक ले जाते हैं, तो 35-36 मिनट जो है वो एक सवाल को आपने अटेम्प्ट करने में लगाने हैं। बट बात ये है, ये बात समझ आ रही है? ये अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच, हर सवाल के लिए 35 मिनट्स लगा रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सवाल आपको बहुत अच्छे से आता है, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी है, आपको सवाल रटा हुआ है और एज इट इज स्टेटमेंट जो है वो आ गई है पेपर में, आप बड़े खुश हुए। हो सकता है कि आप उस सवाल को 25 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लें। तो वो जो 10 मिनट आपके बचे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सवाल आपको बहुत अच्छे से आता था, उसको आपने 25 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लिया, तो वहां से जो आपने 10 मिनट बचाए, वो 10 मिनट किसी ऐसे सवाल को आप दे देंगे जो शायद आपको सही तरीके से नहीं आता, तो उसको 35 की बजाय 45 मिनट्स लग जाएंगे। ये डिसाइड आपने खुद पेपर में करना है कि कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है और आप उससे विद इन 25 to 30 मिनट्स कर लेंगे, और कौन सा सवाल ऐसा है जिसके ऊपर आपको सोचना भी पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ेगी, तो वहां पर आपका टाइम जो है वो 35 to 45 या 50 मिनट्स पे भी जा सकता है। सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू प्लान, और ये प्लान्स आपने सारे के सारे ऑन द स्पॉट पेपर पे बनाने होते हैं। जैसे क्रिकेटर होता है ना, तो वो प्लानिंग करके जाते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, और ये करना है, वो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान अभी क्या कहते हैं,
जब ये सेमीफाइनल का सिनेरियो बन रहा था तो सिनेरियो ये था कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा और जो है वो 500-600 मार देगा और पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। हुआ क्या? पाकिस्तान टॉस हार गया। जब टॉस हार गया तो सारे प्लान्स खत्म। अब ऑन द स्पॉट आपने सोचना था कि कैसे जो है वो विद इन 50 स्कोर इनको आउट करना है, वो हमारे पास कोई प्लान नहीं था और गेम खत्म। सो आप जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बनाए, आपको असल स्ट्रेटजी, असल प्लानिंग जो है वो आपकी होती है जब आप बैटल फील्ड में मौजूद होते हैं, जब आप पेपर में बैठे होते हैं। तो वहां पर आपने देखना है कि कौन सा सवाल ऐसा है जिसको आप ज्यादा वेटेज देंगे टाइम की, कौन सा सवाल ऐसा है जो कम टाइम में भी हो जाएगा। अब द रीजन कि बच्चे टाइम ज्यादा क्यों लगाते हैं, बच्चे ज्यादा टाइम क्यों लगाते हैं, मैंने जहां तक इसको स्ट्रक्चर से लिंक कर लेते हैं, मैं स्ट्रक्चर के साथ लिंक कर लेता हूं। आंसर की स्ट्रक्चर जो होती है उसमें नॉर्मली सबसे पहली हेडिंग जो बच्चे देते हैं वो इंट्रोडक्शन की देते हैं, दैट वी आर गोइंग टू राइट एन इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना चाहिए, कितना ज्यादा कितनी क्वांटिटी में इसको लिखा जाना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैं आप लोगों से पहले पूछता हूं। कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी? हाफ पेज, वेरी गुड। हाफ पेज, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। 1 पेज। मेरा बच्चा एक बात का मुझे आंसर दें, आपका एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए बैठा है या आपके आंसर को पढ़ेगा? आपने आंसर इंट्रोडक्शन में करना है या अपने बॉडी पैराग्राफ्स में करना है? कहां पर आपने आंसर करना है? यू आर नॉट राइटिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे। इंट्रोडक्शन ऑफ एसे नहीं लिख रहे बच्चे। 1 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है, 1.5 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना, आधे पेज। वाई वाई दिस प्रैक्टिस? आपका आंसर इंट्रोडक्शन में नहीं होगा। यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर आंसर इन इंट्रोडक्शन, ठीक है? आपने आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के स्टूडेंट हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस? जब हम लोग एफएससी में होते थे या मैट्रिक में होते थे, हमें क्या कहा जाता था? हम लोग जब हमारा टेस्ट देते थे तो हम, अगर जो उर्दू मीडियम है वो बच्चे क्या लिखते थे? तारीफ। तारीफ लिखे, 1 लाइन या 2 लाइन में तारीफ लिखी, नीचे वजाहत और मामला जो है वो शुरू हो रहा है। कितने लाइन की तारीफ लिखी है? तारीफ लिखी है मैक्सिमम 2 और 3 सेंटेंसेस की। इंग्लिश में डेफिनेशन या मेन कॉन्सेप्ट की हम हेडिंग देते थे, ऐसे है ना, डेफिनेशन या मेन कॉन्सेप्ट की हेडिंग देते थे, और उसके बाद हम लोग डिफाइन किया, मेन कॉन्सेप्ट दिया 2-3-4 सेंटेंसेस में, एंड मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो चीज आपसे पूछी गई है। प्रॉब्लम यहां पर होती है, बच्चे, जो मैं बता बता के थक गया हूं कि बेटा इंट्रोडक्शन एसे का और चीज है। सीएसएस में या पीएमएस में जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन एक चीज, अच्छी चीज है जो आपको बताता है कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या बात करने जा रहे हैं। बट इंट्रोडक्शन इतना लेंथी लिखना, ये आपका अच्छा खासा टाइम खा जाता है। आपका स्कोर इंट्रोडक्शन पे नहीं मिलेगा, ना ही आपके एंडिंग रिमार्क्स पे या कंक्लूजन पे मिलेगा। स्कोर आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी, कि आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आपने एड्रेस किया या नहीं किया। सो इट इज बेटर टू राइट योर इंट्रोडक्शन फ्रॉम 3 to 6 sentences, बस 3 to 6 sentences, इट इज इनफ, ठीक है? 3 से 6 सेंटेंसेस के अंदर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। एंड इंट्रोडक्शन में भी यू कैन राइट मेन आइडिया, डेफिनेशंस, कोई उस डेफिनेशन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ हुक सेंटेंसेस लगा के अपनी बात को थोड़ा सा चटपटा सा करके 6 सेंटेंसेस में बात खत्म कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में आती है इस एरिया में, व्हेन स्टूडेंट वेस्ट मैक्सिमम ऑफ देयर टाइम while writing an introduction, जिसकी कोई इतनी ज्यादा वक्त नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोडक्शन की वक्त नहीं है, बट अगेन पॉइंट टू बी नोटेड के इंट्रोडक्शन आपका ऐसे में मैटर करता है कि उसकी लेंथ एक पर्टिकुलर हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है? जब आप
एसए के अलावा बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, तो वहां पर आपका इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ने जा रहा, तो यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर आंसर्स इन इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या है, आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इन्फ्लेशन से पाकिस्तान कैसे बच सकता है। नो, यू आर गोइंग टू राइट दीज पॉइंट्स इन योर बॉडी पैराग्राफ्स। सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपने अपना आंसर देना है, ना कि इन जहाज के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर, जिसको ना किसी ने पढ़ना, अननेसेसरीली वो थक जाएगा, होगा ये क्या बेवकूफ बंदा है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। आप बेसिक डेफिनेशन लिखें, उस डेफिनेशन की 2 लाइंस में, 2 सेंटेंसेस में एक्सप्लेनेशन दें, साथ एक लाइन में कोई फैक्ट बता दें, कोई उसका कोई स्टैटिस्टिक्स बता दें, और उसके बाद आगे आ जाए। ठीक है, मेन आइडिया की जो है वो बात इस तरीके से लेके चलनी। उसके बाद आपने मूव करना है अदर पार्ट। यहां से अगर आप इस प्रैक्टिस को लेके चलेंगे, यू कैन सेव योर एटलीस्ट 5 मिनट्स। आप अपने 5 मिनट बचा लेंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन सिर्फ 1 पेज का लिख देंगे या 1.5 पेज का लिखेंगे, तो आप अननेसेसरीली अपने 5-6 मिनट उस चीज को दे रहे हैं जिस चीज की कोई आपके स्कोरिंग में, आपके मार्किंग में ज्यादा वक़्त नहीं है। आप लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूं कि इस तरीके से जो चीज आपसे पूछी गई उस एरिया पे ज्यादा फोकस करें। इंट्रोडक्शन सिर्फ एसए का ही इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन एसए का ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर जितनी एक लेंथ होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको फॉलो करना है। बट यहाँ पर आप जो है वो इस एरिया को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देंगे ताकि आप सारी एनर्जी इसी के ऊपर लगा दें। तो कितने लोगों को ये वाली बात समझ आ चुकी है? चलें जी, अब आगे मूव करते हैं। अगली चीज बचे जो टाइम मैनेजमेंट के अंदर है। अब उसके साथ अब आपने आंसर्स को डिफाइन करना है, आंसर्स को एड्रेस करना है, दैट हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस योर आंसर्स। अब बच्चे, सवाल आपसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या है और इसको पाकिस्तान कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं मार्केट के अंदर, वो एक खास किस्म की पाकिस्तान अफेयर्स की बुक है जिसमें डाटा ही डाटा लिखा हुआ है, ना कोई हेडिंग है, मतलब 10 पेज का आंसर है और उसके अंदर 3 हेडिंग्स लिखी हुई हैं। बच्चे भी जहाज हैं, बच्चे भी क्या करते हैं, उसी में 3 हेडिंग्स को लिख के आ जाते हैं और अंदर ही अंदर जो है ना सारा हिसाब किताब लगा देते हैं। वो सारा एक हेडिंग को जो है वो 1.5 पेज पे लेके जा रहे होते हैं। भाई इतना टाइम जो है ना किसी के पास नहीं होता। एंड एग्जामिनर जो है ना, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आप पाकिस्तान के अंदर पेपर दें और आपका एग्जामिनर जो है वो आपकी एक एक लाइन को पढ़ेगा को, भाई 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 इस बच्चे ने जो है, हलीमा ने 1.5 पेज का पैराग्राफ लिख के भेजा, तो पढ़ो तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हलीमा ने आंसर लिखा होगा। डू यू थिंक कि एग्जामिनर इतनी कोफ्त करेगा, इतना तकल्लुफ करेगा कि वो आपका 1.5 पेज का एक पैराग्राफ पढ़ेगा जिसकी मेन हेडिंग है प्रॉब्लम्स? ठीक है, प्रॉब्लम्स या इश्यूज या कॉजेज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, उसको आप 1-1.5 पेज के पैराग्राफ में लिख रहे हैं और एक्सपेक्ट करें कि एग्जामिनर उसको पढ़ के आपसे आपके जो है वो आंसर्स को आइडेंटिफाई करेगा। ये बिल्कुल गलत तरीका कार है। आपने उसको मजबूर करना है कि वो आपका आंसर्स पढ़े, और वो आंसर कैसे पढ़ेगा? वो आंसर पढ़ेगा व्हेन यू स्ट्रक्चर योर आंसर्स इन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। जब आप अपने आंसर्स को हेडिंग और सब हेडिंग्स में एडजस्ट करेंगे। सपोज हमारी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की हेडिंग के बाद हमारा नेक्स्ट, हम सीधे टॉपिक के ऊपर आएंगे। टॉपिक जो है वो क्या है जी? कॉजेज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। मेक श्योर कि आप, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा वही करें। मेक श्योर करें कि आप जो है वो हेडिंग्स वही लिखें, या इट इज नॉट मैंडेटरी, मैं अगेन बता रहा हूं, बट इट इज गुड कि अगर आप वो जो वर्ड उसने यूज किया है एग्जामिनर ने कि कॉजेज ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, तो आप उसी वर्ड को एज इट इज यूज करके अपनी मेन हेडिंग बना लें। और उसके बाद
1 से 2 सेंटेंसेस में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखें कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो इस रेट तक बढ़ गया, देयर आर मल्टीपल कॉजेज, और इनको जो है वो मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आप जो है वो अपनी सब हेडिंग्स देना शुरू कर दें, या नीचे जो भी आपने हेडिंग्स देनी है कि जी 1 पे जो है वो आपने बता दिया कि जी ABC कोई कॉज है, 2 पे जो है वो DEF कॉज होगी, और इसकी कोई सब कॉज होगी, तो फिर आप उसको जो है वो 2.1 जस्ट लाइक हम ऐसे के अंदर करते आ रहे हैं, ठीक है, GHI। उसके बाद आपने फिर 3 पॉइंट पे लिख दिया JKL, और ये आपका सिलसिला चलता जाएगा। यहां तक मेरी बात आप पिक कर रहे हैं? आप किस तरीके से जो है वो आंसर्स को करेंगे? आपका आंसर एग्जामिनर जो है वो आपकी हेडिंग से, आप खुद अपने आप को रखें, आपको आपने तकरीबन 50 पेपर चेक करने हैं 2 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर। क्या आप एक ही पेपर को लेके बैठ के पढ़ते रहेंगे? एक ही पेपर को लेके बैठ के पढ़ते रहेंगे? या अगर हर पेपर को आप पूरा पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सही आंसर दिया है? आप शायद एक बच्चे का तो पढ़ लें, उसके बाद बाकियों को फिर आप पता क्या करेंगे? आप कहेंगे इसने भी वही लिखा होगा, बस 9/20, 8/20, हालांकि शायद आपने बहुत अच्छा लिखा, आपको 18 नंबर मिलने चाहिए। सो आपने फोर्स करना है कि वो हेडिंग्स के अंदर लिखें, और हेडिंग्स के अंदर भी अननेसेसरीली इतनी लेंथ नहीं बढ़ानी कि आपकी बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो आप बता रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में कि जी बैड गवर्नेंस, तो बैड गवर्नेंस को आप एक उसका जो है वो मेन टॉपिक सेंटेंस लिखें, साथ में ही उसके मतलब जो बैड गवर्नेंस होती है क्या है, फिर उसके रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है कि जी अकॉर्डिंग टू फलानी ऑर्गेनाइजेशन इतनी जो है वो बैड गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या जो भी मामला थे वो बता दें। मतलब कोशिश करें कि आपका विद इन 5 to 6 सेंटेंसेस एक हेडिंग कंप्लीट हो जाए। अगर लाइंस की बात करें तो 5 लाइंस के अंदर एक हेडिंग को कंप्लीट कर दें। मोर प्रिसाइजली आप कोशिश करें कि एक पेज के ऊपर आपकी 3 से 4 हेडिंग्स आ जाए, ठीक है? एक पेज पे 3 से 4 हेडिंग। एक पेज से मुराद मेरी जो एक साइड होती है उसको मैं एक पेज कह रहा हूं। तो इस तरीके से आपने लेके चलना है, और इन हेडिंग्स को लिखते हुए आपने कोई मेन बात है, कोई मेन फैक्ट है, कोई मेन रिपोर्ट है, कोई मेन ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दें। लाइक ये जो है ना कॉजेस ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये होगा, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जी ये बात इंपॉर्टेंट है मेरी इस हेडिंग के अंदर। इसी तरह ये हेडिंग मैंने स्ट्रक्चर की बनाई, या चलो चलो स्पीड की बनाई, तो स्पीड में मैंने कहा जी कि 30 मिनट आपने जो है वो 20 MCQ को देने, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। जब आप अपनी हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर के लिए और फैसिलिटेट हो जाएगा मामला। कैसे हो जाएगा? उसे एक तो हेडिंग से पता चल गया कि आपको सवाल का जवाब आता है, ठीक है, एक तो ये पता चल गया कि यू नो द आंसर, आपको कॉजेस पता है। और दूसरा, जब आप चाहते हैं कि वो हेडिंग भी आपकी पढ़े, और हेडिंग के अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही वो, तो जब आप कुछ मेन बातों को, मेन चीजों को आप अंडरलाइन करेंगे, एक आधी चीज हर हेडिंग में, एक आधी लाइन को या एक आधे पॉइंट को, तो ये और भी आसानी कर देगा कि एग्जामिनर सिर्फ रेलिवेंट चीज को पढ़ेगा और देखेगा हाँ यार बच्चे को इस चीज का पता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का जो है वो एनर्जी शॉर्टफॉल कितना है, तो आपने एक फिगर दे दिया, उस फिगर को अंडरलाइन कर दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि अच्छा एनर्जी शॉर्टफॉल आपका इतना है, ठीक है बच्चे। अभी क्लास ऐसे की नहीं हो रही, अभी क्लास जो है वो बाकी चीजों के ऊपर हो रही, पेपर जनरल पेपर अटेम्प्ट पे हो रही है। तो मैंने अभी कहा है कि मुझे इस तरह की जो है ना अननेसेसरीली बातें मत करें, मेरा सारा फोकस जो है वो टूट जाता है इस तरह से। तो ये बात समझ आ रही है बच्चे आपको कि आपने हेडिंग्स बहुत लंबी लंबी नहीं लिखनी, मेन हेडिंग्स लिखनी है, उसके नीचे सब हेडिंग्स बनाएं, और कोशिश करें कि आपका जो सवाल है वो हेडिंग से भरा हुआ हो। जितनी ज्यादा हेडिंग्स आप लिखेंगे उतना ही ज्यादा शो करेगा कि आपको आंसर के ऊपर ग्रिप है। और अब इतनी भी ज्यादा लिख देनी कि अब आप सिर्फ हेडिंग्स ही लिखी जाए, मतलब मेन हेडिंग्स, जो मेन, जिसे मैं प्राइमरी हेडिंग्स कहता हूं। सेकेंडरी हेडिंग्स लिखें, 2-3 लिख दें, बट प्राइमरी हेडिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉजेस के ऊपर बात करें तो आपने 2 पेजेस लिखे हैं, तो कुल 8 या 9 या 10 हेडिंग्स मैक्सिमम आपकी इसके ऊपर होनी चाहिए, कॉजेस के ऊपर।
ठीक है, फिर इसके बाद आप अगली मेन हेडिंग पे आ जाएंगे, और वो क्या है जी, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। ठीक है, और यहां पर आप फिर वही काम करना शुरू कर देंगे, हेडिंग्स बनाएंगे, और हेडिंग्स को जो है वो आप स्ट्रक्चर करते जाएंगे। इस तरह से आपका पेपर अच्छा भी लगेगा, पढ़ने वाले को समझ भी आएगी कि आपका आंसर है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इंसान को हेडिंग पढ़ के ही पता चल जाता है। जैसे हम लोग ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं, तो आपको आउटलाइन पढ़ के ही पता चल जाता है कि अच्छा इस ऐसे के अंदर हमने ये बात करनी है। सिमिलरली यहां पर भी जब आप हेडिंग्स बनाएंगे, और हेडिंग्स बनाने से एग्जामिनर को एटलीस्ट ये जरूर पता चल जाएगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ आंसर का पता है, तो वो आपको स्कोर करेगा। और दूसरा, अगर आपकी राइटिंग बुरी है, आपकी राइटिंग बुरी है और एग्जामिनर को पढ़ने में मसला हो रहा है, तो आपकी जो हेडिंग्स बनी होती है उससे कुछ ना कुछ उसे आइडिया हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि हाँ यार राइटिंग बुरी है, लेकिन इसकी जो हेडिंग लगाई है उससे मुझे पता चल रहा है कि इसको कम से कम आंसर का पता है। तो एक ये प्लस पॉइंट जो है वो आपका निकल के सामने आता है। ये बात समझ आ रही है? तो आंसर को स्ट्रक्चर करना है आपने हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स में। बिना हेडिंग्स के लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। कोई फायदा नहीं होगा, अननेसेसरीली आप 8-8 पेजेस जो वो लिख के आ जाएंगे, और स्कोर फिर भी 9 आ रहा है। अब एक और चीज, बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर 8 पेज हमें कहा गया जी, 8 पेजेस की लेंथ पे आंसर लिखें। जब आप 8 पेजेस की बात करते हैं ना, मैं स्पीड के ऊपर एक और पॉइंट मुझे याद आ गया। 8 पेजेस से मुराद क्या है? 8 पेजेस से मुराद ये है कि आप 4 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, और 4 सवालों में 8 × 4 32 पेजेस आपके बनेंगे। 32 पेजेस। 32 पेजेस का मतलब ये है, वो 8 साइड्स को ही 8 पेज कह रहे हैं। 32 साइड्स आपकी बनेंगी। एक नॉर्मल शीट में जो पहले आपको मिलती है उसमें 24 साइड्स होती हैं। जब आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं उसमें भी तकरीबन 4 साइड्स होती हैं। फिर एक्स्ट्रा शीट लेंगे 4 साइड, मतलब आपको दो दफा एक्स्ट्रा शीट्स लेनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताएं कि क्या इतना टाइम होता है कि आप वो फुल 24 साइड्स की शीट को भी कंप्लीट करें, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा शीट्स भी कंप्लीट करें? इतना टाइम होता है आप लोगों के पास? तो मसला पता है क्या होता है? मसला ये होता है कि आप अननेसेसरी बातें लिखने में, सिर्फ पेजेस की तादाद को बढ़ाने में आप क्या करते हैं, 8-8 पेजेस लिख लेते हैं। 2 सवाल आपके 8 पेज 16 पेजेस पे चले गए, अगले 2 सवाल आपसे पूरे भी नहीं हुए, आपके अगले 2 सवाल पूरे भी नहीं होते। सो कोशिश करें कि आप अपने आंसर को 4 to 5 साइड्स पे मैनेज करें, और इसी के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें। इसी के ऊपर कोशिश करें कि आपका जो आंसर है, जो चीज आपसे पूछी गई, वो इसी के ऊपर आप एड्रेस करें। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है वो माइंड में रखनी है कि अननेसेसरीली पेजेस लिखने से स्कोर नहीं मिलेगा, आपको स्कोर मिलेगा कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, 4, 5, 6 किस सूरत में होगी वो मैं आपको बता देता हूं, कि जब आप उसमें कुछ एम्बेलिशमेंट्स करेंगे, कुछ सजावटें करेंगे, तब आप उसको 6 पे कैसे लेके जा सकते हैं। यहां तक बच्चे बात समझ आ रही है कि आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? मैं अगेन कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप लोग किसी और गुरु से पढ़े हुए हों, और हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो, बट मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, दिस इज सोली माई एक्सपीरियंस, और मैं अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इसको फोकस करना, रादर देन के इसके ऊपर जो है वो परेशान हो जाएगा, सर फलाने ने तो कहा था कि 9 पेजेस लिखने हैं, यहाँ तो 5, 6, 4 इस तरह की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चे आपकी डायग्राम्स। देखिए, डायग्राम्स आपकी मैटर करती है। डायग्राम्स का फायदा क्या होता है? डायग्राम्स बेसिकली बता देती हैं कि आपको एटलीस्ट छोटा सा पोर्शन आपके पेज का कवर करती हैं, बट उसमें जो है वो आपको एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस बच्चे को कम से कम पता है कि चीज है क्या। फॉर एग्जाम्पल, हम नर्वस सिस्टम लिखने लगे कि नर्वस सिस्टम पे नोट लिखें, हम क्या करते हैं जी, हम लिखेंगे जी नर्वस सिस्टम, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। इसमें जो है वो एक आपका क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
और दूसरा कौन सा हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो गया आपका, एक तो आपका हो गया, कौन सा होता है इसमें, एक जिनसे निकल गया नाम है मेरे, सोमैटिक, नहीं नहीं, सेंसरी, मेरे जेन से उसका चले, मोटर, मैं इसका जेन में नहीं आ रहा। बहरहाल इसके नीचे भी दो टाइप्स होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो वो फर्दर कैटेगराइज होती है ना। चले इसको, उसके बाद आपने ब्रेन को फर्दर कैटेगराइज कर दिया जी, आपका फोर ब्रेन, उसके बाद इसको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इसमें तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड का देख ले आगे। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा है, हाँ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सेंसरी, ऑटोनोमिक है और सेंसरी है। अच्छा बच्चे देखें, सोमैटिक ही है बच्चे, सोमैटिक और ऑटोनोमिक है। अब इसको वापस आ जाना, हम नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ रहे। जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्लॉक डायग्राम्स, कोई दूसरी कोई डायग्राम आप जो है बना सकें, कोई फ्लो चार्ट बना दें, इसको जो है वो, इसको आप बना दें, और इससे क्या होगा, आपका एक तो पेज का पोर्शन थोड़ा सा हाफ पेज तक चला जाएगा, ठीक है, हाफ पेज तक चला जाएगा। इसकी वजह से आपकी लेंथ 5 पेजेस तक भी जा सकती है, 6 पेजेस तक भी जा सकती है। कोई बीच में ग्राफ आ जाए, कोई ग्राफ आप शो कराना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा जी के वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक ग्राफ आप बना दें, ठीक है, कोई भी चीज, तो वो ग्राफ जो है वो आपके बने होंगे और अच्छे खूबसूरत तरीके से बने, ये ना कि सिर्फ बने ही हो, मतलब ऐसे लाइनें खींच दी, वो अच्छे तरीके से बने हुए हो, तो वो आपने पेस्ट करने हैं। कोई आप मैप बनाना चाहें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो है वो आप रूट समझा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के मैप बना के उसको बताएं कि जी ये वेस्टर्न रूट है, ये ईस्टर्न रूट है, और यहाँ पे गवादर है, यहाँ पे जो है संकियांग, और यहाँ पर ये सारे काशगर वगैरह ये मामलात हैं, बीच में जो है वो ये रास्ते जाएंगे, वट एवर यू वांटेड टू प्रेजेंट। पाकिस्तान के दरियाओं के रास्ते बताने जा रहे हैं, उसको आप बता सकते हैं मैप्स के ऊपर। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपको स्कोर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है बाकी बच्चों से, आपके बारे में इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाता है, और आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, ठीक है। एंड इट आल्सो फैसिलिटेट द एग्जामिनर कि आपको जो है वो कुछ ना कुछ चीजों के बारे में पता है। बात समझ आ गई है? तो डायाग्राम्स आपने बनानी है, इट्स अप टू यू कि आप डेफिनेशन के बाद एक डायग्राम बना दें, फिर उसके नीचे कॉजेज लिखना शुरू कर दें। इट्स अप टू यू कि आप कॉजेज लिखने के बाद, मेरे ख्याल में तो बेहतर ये है कि आप डेफिनेशन के बाद या इंट्रोडक्शन के बाद जो थोड़ी सी पोर्शन होता है वहां पर जो है वो आप डायग्राम बनाएं, और फिर आगे से उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम जो है वो आप बना के जाएं, तो आपका मामला जो है वो काफी हद तक बेहतर, प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ये एम्बेलिशमेंट भी करना जरूरी है, फूल बूटे बनाना भी जरूरी है, और फिर हेडिंग जो है वो उसको डबल अंडरलाइन कर दें। उसके बाद डबल अंडरलाइन करने के बाद यहां से लिखना शुरू करें, और फिर जो है वो लाइनें खूबसूरत करें। फिर एक जब एक हेडिंग कंप्लीट होगी उसके बाद लाइन का गैप देना दे दें, अदरवाइज अगली से ही हेडिंग शुरू कर दें। मार्कर से, एक कलर के मार्कर से हेडिंग दे, दूसरे कलर के बॉल पेन से जो है वो लिखना शुरू कर दें। अगर ब्लू से आप हेडिंग दे रहे हैं तो ब्लैक से लिखना शुरू कर दें, ब्लैक से हेडिंग दे रहे हैं तो ब्लू से लिखना शुरू कर दें, बट यही कॉम्बिनेशन जो है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और लाइन देने का अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, इफ यू फील कि ये अननेसेसरीली प्रैक्टिस है, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको ना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लाइन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये, अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम है या आपकी राइटिंग स्पीड इतनी है कि अगर आप 10-12 लाइनें मार भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, पेपर पे लाइनें मारनी है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक जो है वो आपने अपने जो है वो पेपर अटेम्प्ट के ऊपर मेरे ख्याल में बात समझ ली है कि पेपर को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है और किस तरीके से उसको जो है वो लिखना है। लास्ट थिंग, कि ये आप ऐसे नहीं लिख रहे,
ये आप ऐसे नहीं लिख रहे, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप हेडिंग दें कंक्लूजन की। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप जो है वो कंक्लूजन की हेडिंग दें, ठीक है। कंक्लूजन की हेडिंग देना जरूरी नहीं है। आप वे फॉर सॉरी उसको लिख से एंडिंग रिमार्क्स लिख दें, ठीक है। वे अहेड लिख दें, ठीक है। वे अहेड लिख दें। इस तरह की चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कंक्लूजन की हेडिंग देना है। कंक्लूजन की हेडिंग देना जो है वो ऐसे के अंदर ही ठीक लगता है। यहाँ पर जो है वो आप किस चीज का कंक्लूजन करें। आपसे आपकी आपकी जो है वो असेसमेंट पूछी गई है कि जी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन की कॉजेज क्या है और उसके सोल्यूशन क्या है, तो इसमें कंक्लूजन क्या होगा। इसमें एंडिंग रिमार्क्स होंगे, और एंडिंग रिमार्क्स या मूविंग अहेड जो है वो, या वे अहेड सॉरी, इसमें आप इस तरीके से अपने लास्ट पैराग्राफ को एंड करेंगे कि वो जो है वो लगे कि वो कुछ सॉल्यूशंस बता रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस बता रहा है और सॉल्यूशंस को समराइज कर रहे हैं। आप जैसे ऐसे का कंक्लूजन होता है कि आपने जो है वो थोड़ा सा बता दिया कि प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसके सॉल्यूशन बता दिया और कुछ सॉल्यूशन रिकमेंड भी कर दिए। बच्चे आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है मेरी? एक मिनट रुक जाए। अभी आवाज ठीक है? ठीक है। तो बच्चे अब इस तरीके से आपने अपना जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना है। और ऐसे के ऊपर आप लोगों को आइडिया है कि आउटलाइन कैसे बनानी है। आउटलाइन के ऊपर हम लोग बहुत काम कर चुके हैं। अब कोई नए सिरे से ऐसे ना खोल के बैठ जाए। कमोबेश इसी पैटर्न पे आपने सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, कमोबेश इसी पैटर्न के साथ, ठीक है। इसी पैटर्न के साथ आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है। और अब कोई सवाल आप लोगों का है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज भी, हमारे पाकिस्तान में बच्चों को ना टेंशन ये होती है कि हाशिए लगा। पेपर अटेम्प्ट से मुराद ये नहीं होती कि आपने हाशिए लगाना है। पेपर अटेम्प्ट से मुराद होती है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। हाशिए आर द सेकेंडरी थिंग्स। अगर एक बच्चा गरीब, उसके पास जो है वो स्केल लेने के लिए पैसे नहीं, तो वो फिर नंबर गए उसके। एक साइड पे तो मार्जिन लाइन आपकी लगी होती है बेटा, ठीक है। एक साइड पे तो मार्जिन लाइन लगी होती है, दूसरी साइड आपकी खाली होती है। तो इसमें बच्चे पता है क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, इतनी 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 जगह छोड़ती हैं, इतनी इतनी जगहों पे लाइन लगा रही थी, इतनी इतनी, और इधर से सारा 1 इंच से भी ज्यादा जगह खाली छोड़ देती हैं। इतना हिस्सा इधर से एफपीएससी छोड़ देती है, इधर से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, बीच में चुन्नी सी जगह बचती है, और वो दड़ा दड़ दे मार 4.5 सीटों पे सीटें लगा रही होती हैं, या लगा रहे होते हैं। मैं स्टीरियोटाइप्स लड़कियों को नहीं करूंगा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि सभी जो है वो ऐसे कर रहे होते हैं। रुक जाए रुक जाए। अभी आ रही है डिस्टॉर्शन आवाज में? मैं ये बता रहा हूं कि एक तरफ एफपीएससी ने मार्जिन लाइन लगाई होती है, वो प्री डिफाइंड मार्जिन लाइंस होती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मार्जिन लाइन नहीं लगी होती, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्केल लेके जाते हैं और 1 इंच से ज्यादा एरिया खाली छोड़ के वहां पे जो है वो डबल डबल करके लाइंस लगाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है वो आपका पेज जो होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। पेज आपका छोटा हो जाता है, और उससे फिर क्या होता है कि आपके पेजेस की तादाद, शीट्स की तादाद बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चे इस माइंड सेट के साथ आते हैं कि जितनी ज्यादा शीट्स लगेंगी उतना ज्यादा स्कोर मिलेगा। लेकिन इसका नुकसान भी होता है कि ये वाजे तौर पे लग रहा होता है कि आपने मार्जिन लाइंस बड़ी लगा के सिर्फ पेजेस की तादाद को इंक्रीज करने की कोशिश की है। तो इसलिए आपने क्या करना है, मार्जिन लाइंस लगाएं। अच्छा लगता है पेपर, एक साइड पे तो मैंने पहले बताया कि लगी हुई है, एक साइड पे लगी हुई है। सपोज यहां पर एफपीएससी ने लगा के भेज दी है, ये ऑलरेडी लगी हुई है। अब ये पेज की दूसरी साइड है, आप क्या करें, एक छोटा सा ½ इंच पोर्शन जो है वो, उसको जो है वो बस इतने से हिस्से पे लाइन लगा लें,
बस जिससे ये शो होगा कि आपने पेज को वेस्ट नहीं किया, डबल लाइन करके लगा दें, आपने पेज को वेस्ट नहीं किया और सिर्फ आपने इस बात को इंश्योर किया है कि आपकी जो लेंथ है लाइंस की वो बराबर रहे, मतलब पेज पे लिखा हुआ खूबसूरत लगे, इस तरह से जाए। आप एक बैलेंस बनाने के लिए, एक जो है वो लेवल बनाने के लिए जो है आपने लाइन लगाई है, ना कि पेज को वेस्ट करने के लिए। इससे पेपर की प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है। अगर नहीं लगाना चाहते तो ना लगाए, जरूरी नहीं है। आपको लाइन लगाने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे द वे यू आंसर, आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें उस चीज का आपको स्कोर मिलेगा। हाँ तो गलत है ना ये। वो बच्ची कह रही है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके नीचे जो है वो फिर 1 2 3 4 और साथ में मेहंदी का डिजाइन भी बना दिया यूं करके, फिर नीचे जाके लिखना शुरू कर दिया कि बोंगी मारी है। इस तरह नहीं करने की जरूरत। जैसे ये जिनको पेपर आता होता है ना, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि अपने आंसर्स को दिखाएं, अपनी जो है वो आंसर के स्ट्रक्चर से जो है वो एग्जामिनर को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे आपकी जो है वो पेपर अटेम्प्ट के अंदर जो है वो मैटर करेंगी। एंड सेकेंडली जब आपके टेस्ट होंगे तो टेस्ट के अंदर भी मैं इन्हीं चीजों के ऊपर आप लोगों की स्कोरिंग करवाऊंगा। ठीक है, बेटा कितनी जो है वो अजीब सी बात है। चले मैं इसका आंसर कर देता हूँ। हाँ जी, मार्जिन लाइंस आपकी मर्जी है, बॉल पेन से लगा दें, आपकी मर्जी है मार्कर से लगा दें, लगा दें। ठीक है, मार्कर से लगा दें या अपनी जिस तरह से मर्जी लगा दें। ठीक है, दूसरी चीज, जो डायग्राम्स हैं वो आपने, अगर आप पेपर बॉल पेन से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बॉल पेन से बनाएं या पॉइंटर से बनाएं, लेकिन लेड पेंसिल से नहीं बनानी। ठीक है, पेंसिल से नहीं बनाने आपने डायग्राम्स को या ग्राफ्स को या अपनी जो है वो टेबल्स वगैरह के। ये चीज समझ आ गई आपकी? तो इन चीजों को माइंड में रख के आपने जो है वो ये सारा काम करना है। कितने बच्चों को आज की क्लास की समझ आ गई है, या मेजर जो एक कंसर्न था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है या सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, वो कुछ क्यूरीज उनकी जो क्लियर हुई हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। फर्दर इंप्रूवमेंट आगे जैसे आप लोग, मैं आप लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह देखूंगा, टेस्ट वगैरह चेक करवाएंगे, तो फिर जो भी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से जो है वो, उसके हिसाब से जो है ना हम बात करते रहेंगे आगे। कुछ और भी चीजें हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पेपर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन में, बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर मैंने लेक्चर नहीं दिया, मैंने एक जनरल बताया कि जनरल पैटर्न जो है वो आपका क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये होना चाहिए। आगे एनालिसिस बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है, उसको जो है वो हम फिर आगे फर्दर किसी दिन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी ये जनरल मेथड बताया कि आपका आंसर्स इस तरीके से होने चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक चीज सोच रहा था, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2024 में पेपर देने जा रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाथ ऊपर कर ले, सुन भी लिया करें मेरी बात जो